वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, अब हम जो आपकी जो 2021 की जो एनुअल एग्जाम्स आने वाली है उसका पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं और सभी विषय के पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको करना क्या, आपको ये जो वीडियोस हैं पूरे देखने हैं, इसके बाद पेपर लिखना है। यहाँ पे मैं काफी पेपर आपको लिए सॉल्व करूंगा। कुल मिला के आपके लिए सब चीजें बहुत ही आसान होने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये जो लेटेस्ट पेपर स्टाइल है उस पर बेस्ड है। हमारा ये पहला जो वीडियो है, ये सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है। तो ये आप लोगों के लिए लाया हूं मैं। पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ देखिए, जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो लेटेस्ट पेपर स्टाइल है उस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो इसमें कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो जैसे पहला जो है, इसमें सही जोड़े बनाने हैं। पहला प्रश्न है भवनाथ का मेला। तो भवनाथ का मेला लगता है जूनागढ़ में। जूनागढ़ में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के उत्सव पर भवनाथ का मेला लगता है, याद रखिएगा। संगीत की गंगोत्री हम किसे कहते हैं? सामवेद को। याद रखिएगा, संगीत की गंगोत्री है सामवेद। अजंता की गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। काली जमीन को क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं, याद रखिएगा। निम्न मानव विकास वाला देश है नाइजर, याद रखिएगा। तो ये आप चीजें, आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको ताउम्र ये चीजें याद रहने वाली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सही गलत का बताना है कि वाक्य सही है या गलत। पहला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम कवि भाष्य की प्रसिद्ध नाट्य कृति है। तो हम जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे महाकवि कालिदास। कालिदास ने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभव। ये जो कृतियां थी ये कालिदास ने लिखी थी। तो ये जो भास की कृति है ये लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। मैं आपको एडिशनल भी बताते जा रहा हूं, आपको इतना उम्र याद रहेगा। कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना ये कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये सही है। कवि पंपा ने आदिनाथ पुराण लिखा था, ये याद रखिएगा आप लोग। रवि की फसल का समय अक्टूबर से नवंबर का होता है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, ये याद रखिएगा। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं, ये सही है। भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट है आपका गलत। संक्षेप में उत्तर देना है। अपने पूर्वजों से मिली अमूल्य भेंट को क्या कहते हैं? विरासत। हमें हमारे पूर्वजों से जो अमूल्य भेंट मिलती है उसे हम कहते हैं विरासत। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। भारत में जमीन के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। ग्राहक आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? राल्फ नाडर को, याद रखिएगा। राल्फ नाडर को हम जो ग्राहक आंदोलन है उसका जन्मदाता कहते हैं। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 4। चीनी यात्री नालंदा विद्यापीठ में से 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ ले गया था। तो वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीन से आया था भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। तो उसने नालंदा विद्यापीठ में से 657 धर्म ग्रंथ जो था वो अपने साथ ले गया था। अगला प्रश्न है भास्कराचार्य ने ईस्वी सन 1150 में कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वो ग्रंथ था लीलावती गणित। खाली जगह कौन सा मंदिर काले पत्थरों का तराश कर बनाया गया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद रखिएगा, इसे हम काला पेगोड़ा भी कहते हैं। ये काले पत्थरों को तराश करके बनाया गया है, इसलिए हम इसे कहते हैं काला पेगोड़ा, ब्लैक पेगोड़ा। पेगोड़ा का मतलब होता है मंदिर। महिला सुरक्षा के अंतर्गत में मार्गदर्शन मांगती है तो उसके लिए कौन सा नंबर डायल करना पड़ता है? तो देखो, महिला सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन है 181 है, इसे हम कहते हैं अभयम। ये भी याद रखिएगा। महिला को कोई भी समस्या हो तो पुलिस की मदद ले सकती है। KNF और KNA किस राज्य में है?
तो ये है नागालैंड में, ये याद रखिएगा, एन से पकड़ लीजिए ना आप। अब मैं सही विकल्प चुनने, धमाल नृत्य करने वाले सीधी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अफ्रीका के रहने वाले थे सीधी लोग, जो भारत में आकर के बस गए। गुजरात में भी अभी कुछ जगहों पर ये जो सीधी जो लोग हैं देखने को मिलते हैं। ताजमहल, शाहजहां का तथा हुमायूं का मकबरा, तो देखिए ये आपको ब्लैंक बनाया, ताजमहल जो है उससे जुड़े हुए शाहजहां, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बेगम ने, याद रखिएगा। हमीदा बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हमीदा बेगम ने कारीगरों को बुला करके हुमायूं के मकबरे की रचना करवाई थी, और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको एडिशनल चीजें भी बताते जा रहा हूं। भारत का कौन सा नगर है जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली शब्द जो है वो आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो है बेंगलुरु। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी भी कहते हैं बेंगलोर को। संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का निवारण करता है? तो आर्टिकल 17। अस्पृश्यता समझिए, जो छुआछूत है उसको निवारण करने वाला है जो कानून है वो है आर्टिकल 17। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। भारत प्राचीन संस्कृति रखने वाला देश है, समझाइए। तो देखिए समुद्र के उत्तर और हिमालय से दक्षिण आए हुए जो भूमि भाग है उसको भारतवर्ष कहते हैं, और जो भारत की जो संतान है उनको कहा जाता है भारतीय। विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो भारत में शुभ कार्य के शुरुआत में किए जाने वाले संकल्पों में भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त वगैरह शब्दों का प्रयोजन किया जाता है। आपने रामायण सीरियल देखी होगी अभी लॉकडाउन में, इसमें ये शब्द कई बार आता है। जब लव कुश गाना गाते हैं, हम कथा सुनाते श्री राम भक्त, तो वो जो गाना उसमें बार बार जम्बी द्वीप शब्द आता है। ये जो यानी कि रामायण काल में ये शब्द का उपयोग होता था, जम्बू द्वीप। ये दिखाता है कि हमारी जो संस्कृति है वो काफी पुरानी है। भारत की पूर्व, पश्चिम और दक्षिण ऐसे तीनों दिशाओं में सागर है। इसके उत्तर में क्या है? हिमालय है कि गिरिमाला है। ये दर्शाता है कि भारत की जो संस्कृति है काफी पुरानी है। ऑस्ट्रेलियन प्रजा भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में क्या योगदान दिया है उसे बताइए। तो ऑस्ट्रेलियन प्रजा अग्नि एशिया से भारत में आई थी, ये जगह इसको याद रखिएगा। उनकी जो शारीरिक विशेषता याद रखिएगा, इनका रंग श्याम होता था, लंबा चौड़ा माथा होता था, कद छोटा होता था, चपटी नाक होती थी। इनके शारीरिक लक्षण थे। इनकी विशेषता क्या थी? तो मिट्टी के बर्तन बनाना ये लोग जानते थे ऑस्ट्रेलियोइड, खेती करना जानते थे, ये सूती कपड़ा बनाना जानते थे। फिर भारत की कोल और मुंडा जाति, और इसके बाद आसाम की जो खासी प्रजा है, निकोबार और म्यांमार की जो जातियां हैं, इनमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं याद रखना, भारत की कोल और मुंडा जाति ये ऑस्ट्रेलॉइड है। फिर आसाम की, ये याद रहिए मिस्टेक है, आसाम की, आसाम में खासी और प्रजा जो है ये यहाँ की, ये ऑस्ट्रेलॉइड मानी जाती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलॉइड का जो इतिहास है उसको देखकर लगता है कि इन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की साहित्यिक विरासत में गुजरात की जो प्राचीन साहित्य का योगदान बताइए। दोस्तों आप सोशल साइंस लिख रहे हैं तो सोशल साइंस में आपका ये या कोई भी सब्जेक्ट हो, जो आपका जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है, आपने कैसे लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट डाल के लिखना है, जिससे मैं लिख रहा हूं उस ढंग से लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मध्यकालीन गुजराती साहित्य में गुजराती भाषा में से कई कृतियों की रचना हुई, जिससे कारण क्या हुआ कि गुजराती साहित्य जो था हमारा वो समृद्ध बना। गुजरात के महान साहित्यकार थे जैसे कवि नरसिंह मेहता ने कि भक्ति साहित्य से गुजराती भाषा में पद्य साहित्य की शुरुआत हुई। नरसिंह मेहता से दयाराम तक के समय मध्ययुग का समय माना जाता है, याद रखिएगा। नरसिंह मेहता से लेकर, नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो नरसिंह मेहता से लेकर दयाराम तक का जो समय है ये मध्ययुग का समय माना जाता है गुजराती साहित्य के बाद। इसमें मीराबाई के पदों
प्रेमानंद के छप्पा, जो प्रेमानंद थे उनके छप्पा, अखा के प्रीतम के पद, दयाराम की गरबा जो होता है, गरबे में जो गाई जाती है जो रचना है, उनको हम कहते हैं गरबी। इनके कारण क्या हुआ कि भारतीय साहित्य था वो समृद्ध हुआ। फिर दयाराम के बाद नर्मद, दलपत राम, इन्होंने गुजराती साहित्य की में काफी समृद्ध बनाया। भारत में वेद कितने, कौन कौन से समझाइए? तो वेद 4 है, याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पहले देखते हैं ऋग्वेद। तो भारतीय साहित्य की प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद, इसमें 1028 ऋचाएं हैं। जो देखिए दोस्तों, बोर्ड में भी जब आप लिखो तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर देने का। और जो ऋग्वेद है इसे 10 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। एक अद्भुत ग्रंथ है, इसमें इन ऋचाओं में अधिकांश देवों की स्तुतियां हैं, यानी भगवान की स्तुति करने के लिए ऋचाएं लिखी गई हैं। ये जो स्तुतियां थी, इन्हें यज्ञ के प्रसंगों में की जाती थी। इसमें उषा को संबोधन करने वाली स्थितियां खूब ही मनमोहक है। उषा यानी समझिए, जब सूर्योदय होता है उस समय का जो समय होता है उसे हम कहते हैं उषा। यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में बसे आर्यों की राजकीय, सामाजिक, आर्थिक विषयों का वर्णन करती है। यानी कि उस समय भारत में आर्यों की राजकीय, सामाजिक और आर्थिक अवस्था कैसी थी उसका वर्णन हमको ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को हम कहते हैं संगीत की गंगोत्री। तो इसमें गायन का तरीका इसमें बताया गया है। तो ऋग्वेद में जो ऋचाएं होती है उनका गान किस प्रकार से करना है उसके लिए इस सामवेद की रचना की थी। यह श्लोकों को राग और लय के साथ गाने का तरीका बताता है, इसलिए इसे कहते हैं संगीत की गंगोत्री। वंस अगेन आई रिपीट, सामवेद को कहते हैं संगीत की गंगोत्री। यजुर्वेद को यज्ञों का वेद कहते हैं, ये याद रखिएगा। एक मार्क में पूछ सकते हैं कि किस वेद को यज्ञों का वेद कहते हैं? यजुर्वेद। यह वेद गद्य और पद्य स्वरूप में लिखा गया है। यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाओं और विधि विधानों का इसमें वर्णन किया गया। यानी यज्ञ किस प्रकार से करना है, कैसा मंत्र बोलना है, क्या क्रियाएं करनी है, उस सब चीजों का उल्लेख है यजुर्वेद में। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद में अनेक प्रकार के कर्म कांडों और संस्कारों का वर्णन है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जमीन के कटाव को रोकने के उपाय बताइए। तो जमीन का कटाव याद रखिए कि तेज हवा और पानी के बहाव के साथ मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जमीन का कटाव। तो करना क्या चाहिए कि जो चरागाह है, जहां पशु को चराया जाता है, उस प्रवृत्ति को हमको नियंत्रण में लाना चाहिए। ढालू जमीन भूमि पर समोच्च रेखी सीढ़ी नुमा खेत बनाकर फसलें लेनी चाहिए। आपने पहाड़ी प्रदेशों में देखा होगा कि जो खेत कैसे होते हैं, सीढ़ीदार होते हैं। तो क्या होता है कि जो बरसात होती है उसका पानी की जो गति है वो कम हो जाती है, तो जमीन का कटाव बहुत ही कम हो जाता है। बंजर धरती जो हो उस पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि जमीन के कटाव को रोकने के लिए वृक्ष सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। वृक्ष की जो जड़ें होती है मिट्टी के कणों को जकड़ के रखती है और जमीन का कटाव नहीं होता है। जहां पानी का बहाव हो वहां छोटे बड़े बांध बनाने चाहिए, तो इससे कई लाभ हो गए। एक तो जमीन का कटाव भी लिख हो गया, पानी की समस्याएं भी हल होगी। पानी का वेग धीमा करने के लिए ढाल वाले खेतों में गहरी बुआई करनी चाहिए। रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कटीली वनस्पति लगानी चाहिए। तो ये सिंपल से जनरल नॉलेज जैसी बातें हैं दोस्तों, एक बार आपने सुनोगे तो ताउम्र आपको याद रखेगा। बाघ परियोजना का परिचय दीजिए। तो देखिए, पहले बाघ काफी थे, फिर बाद में इनका शिकार होने लगा, तो उस बाघ की रक्षा करने के लिए इस योजना को बनाया गया। तो इसके अंतर्गत अनियंत्रित गैर कानूनी होने वाले शिकार और निर्वनीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ। शिकार के चलते और निर्वनीकरण याद रखिएगा, निर्वनीकरण यानी जो वन है उनकी मात्रा में कमी आना। ऐसे संजोगों में 1971, ये सन याद रखिएगा, 1971 में बाघ परियोजना लागू की गई। इस योजना के अनुसार बाघ के प्राकृतिक आश्रय स्थल सुरक्षित रखने, उनका पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर से श्रेणीबद्ध कदम उठाए गए। सरकार ने कदम उठाए, इसमें इनका रक्षण भी करना है और इनका जो आश्रय स्थल है यानी इनकी जो जंगल है उसको भी सुरक्षित बनाए रखना है। अभी यह योजना
44 क्षेत्रों में कार्यरत है। ये भी फिगर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रशासन की दृष्टि से जंगलों का वर्गीकरण समझाइए। तो प्रशासन की दृष्टि से जंगलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सुरक्षित वन। इस प्रकार के जंगलों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। इसमें लकड़ी काटना, लकड़ी बीनना, पशु चराना, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। संरक्षित वन, ऐसे वनों की देखभाल सरकारी तंत्र द्वारा होती है। वृक्षों को हानि पहुंचाए बिना लकड़ी बीनने और पशु चराने की स्थानीय लोगों को छूट दी जाती है। यानी कोई वृक्ष है वो टूट गया और सूख गया, वैसी लकड़ियां आप बीन सकते हो, मगर वहां पे आपको वृक्ष काटने की पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। अवर्गीकृत वन, ऐसे वनों का अभी तक वर्गीकरण नहीं हुआ है। इनमें वृक्षों को काटने, पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ये पूरी तरह से खुले हुए होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बहुउद्देशीय योजनाओं के लाभ बताइए। दोस्तों आपको पहले तो ये जो शब्द है इसका मतलब समझिए। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय यानी जिसमें एक के साथ कई उद्देश्य पूरे होते हों। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि कोई भी चीज को रटिए मत, समझिए उसको। तो देखो भारत देश में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जो भारत का जल परिवार क्या है, बहुत ही समृद्ध है। इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियां दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती हैं। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए हो, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजना बनाई जाती है। यानी जो आपका जल है सीधी तरह से सीधा सीधा समुद्र में ना चला जाए, उसकी उपयोगिता बनी रहे, उसके लिए ये योजनाएं बनाई जाती है। जैसे गुजरात में एक योजना चल रही है सोनी योजना, ये भी इसी तरह का उद्देश्य बहुउद्देशीय योजना है। तो बहुउद्देशीय ऊर्जा का अर्थ होता है नदी घाटियों के साथ जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को हल करना। इसमें नदी के ऊपर डैम बना करके बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, जमीन का कटाव रोका जाता है, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जाती है, उद्योग का विकास किया जाता है, बस्तियों को पानी दिया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, आंतरिक जल परिवहन होता है, मनोरंजन की व्यवस्था होती है, मत्स्य पालन का भी विकास इसके अंतर्गत हो जाता है। यानी इसमें इतने प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। उद्देश्य याद रखिएगा, बाढ़ का नियंत्रण करना, जमीन के कटाव को रोकना, पेयजल की व्यवस्था करना, बिजली उत्पादन करना। ओके, अगला है पर्यावरण अतिक्रमण रोकने के उपाय लिखिए। तो देश का विकास हो तब पर्यावरण का विनाश ना हो, इस तरह से विकास करना चाहिए। यानी विकास के साथ साथ आपको पर्यावरण को भी बनाए रखना है। उद्योग की गुणवत्ता तथा ईंधन की पसंदगी द्वारा भी प्रदूषण हम कर सकते हैं। औद्योगिक विकास का उचित आयोजन करके प्रदूषण की मात्रा घटा सकते हैं। हवा में उत्सर्जित होते प्रदूषण को फिल्टर, स्क्रबर यंत्र, प्रेसिपिटेटर्स द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। यानी जो जहरीली हवा है, उसके जो जहरीले जो हानिकारक कण है उनको हम रोक सकते हैं। उद्योग के प्रदूषित पानी को नदियों में छोड़ने से पहले उनको शुद्धिकरण करके प्रदूषण का निवारण कर सकते हैं। यानी पहले पानी को आप शुद्ध कीजिए, उसके बाद जमीन नदी में छोड़ेंगे तो जो प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। उद्योग के प्रदूषित पानी की को प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। ये सब प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या है उद्योग पे प्रदूषण पर नियंत्रण लगा सकते हैं। गरीबी अर्थात क्या तथा उसे कोई 3 लक्षण बताइए। तो समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं, हमारी क्या क्या आधारभूत आवश्यकताएं, वस्त्र, अन्न, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मिनिमम नीड्स है, ये हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो भी मनुष्य है। इनकी न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहता है तो उसे हम कहते हैं गरीब। यानी उसकी जो बेसिक नीड्स है वो भी उसकी पूरी नहीं हो पाती है, तो इसको हम कहते हैं गरीब। उसके लक्षण याद रखिएगा दोस्तों। गरीब व्यक्ति वो है जिसे दो वक्त का भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह नहीं होती है, जिनको लगातार पौष्टिक भोजन प्राप्त ना होता हो और छोटी बड़ी अनेक बीमारियों से जूझना पड़ता हो। ये उनके 3 लक्षण हैं गरीबों के। अगला प्रश्न है, नाट्य कला का परिचय दीजिए। हमारा सेक्शन सी है। देखिए, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं, ये विधान किस कला के साथ जुड़ा है समझाइए।
ये विज्ञान जुड़ा है नाट्य कला के साथ। मनोरंजन के साथ संस्कार भारतीय नाट्य कला की विशेषता रही है, याद रखिएगा। हमारे जो नाटक थे उनका उद्देश्य होता था मनोरंजन कराने के साथ साथ लोगों को ज्ञान भी देना। नाट्य का संचालन करने वाले सूत्रधार समझ लोगों को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान देते थे। ये प्रश्न अधूरा है दोस्तों, आई एम सॉरी, ये आप लोग लिख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में से। टिप्पणी लिखे खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश का जिला याद रखिएगा छतरपुर, इसमें है खजुराहो के मंदिर। तो ये खजुराहो के मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाए थे, ये भी याद रखिएगा। ये मंदिरों के निर्माण का समय 1905 से 1050 तक का, और 80 मंदिर उस समय बने थे, लेकिन आज केवल 25 मंदिर शेष रहे। अब जैसे जिन चीजों पे दोस्तों मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एग्जाम टाइम में आप भी उसको अंडरलाइन करोगे तो मच बेटर रहेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें से अधिकांश मंदिर शैव मंदिर है, शैव यानी भगवान शिव पर आधारित है, और इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग एक जैसा है। और ये जो मंदिर थे ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए थे, और इनकी शैली याद रखिएगा नागर शैली। ये पूछा चुका है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं, तो नागर शैली। देश विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहो के मंदिरों की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में स्थित सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की सूची बनाइए। तो अहमदाबाद में है भद्रका किला, जामा मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद, सरखेज का रोजा, कांकरिया तालाब, झूलता मिनारा, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह का मंदिर, रानी रूपमती की मस्जिद वगैरह यहाँ पे देखने लायक स्थल है। इसके अलावा सारंगपुर दरवाजा के बाहर राजपुर और गोमतीपुर में झूलता मीनार है। ये झूलता मीनार की ये विशेषता थी दोस्तों, अभी तो ये बंद कर दिए गए हैं, कि एक मीनार को हिलाने पर दूसरे मीनार में भी कंपन होता था। इन दोनों मीनारों के बीच में काफी दूरी थी, फिर भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरा मीनार भी झूलता था, इसलिए कहा जाता था इसे झूलता मीनार। और सीदी सैयद की जाली, ये लाल दरवाजा नामक जो स्थल है वहां पर है, इसमें बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है, जिसके कारण ये काफी फेमस है। अगला देखिए प्रश्न है, अंतरस्पृश कीजिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अभयारण्य का पहले डेफिनेशन देखिए। अभयारण्य अर्थात ऐसा सुरक्षित वन जहां मनुष्य को घूमने फिरने, कृषि करने और पशु चराने की छूट हो, लेकिन लकड़ी काटने और शिकार करने पर प्रतिबंध हो, उसे कहते हैं अभयारण्य। राष्ट्रीय वन यानी ऐसा सुरक्षित वन जहां मानव की सभी प्रवृत्तियां वर्जित हो, यानी यहाँ पे ना आप पशु को चरा सकते हो, ना घूम फिर सकते हो, ना लकड़ी काट सकते हो। तो देखिए अभयारण्य, देखिए इसमें निश्चित सीमा में मानवीय प्रवृत्तियां करने की अनुमति दी जाती है। ये जो है अभयारण्य में आपको ये छूट दी जाती है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है इनमें ये काफी हद तक संरक्षित रखे जाते हैं। अब अधिकारियों की जो आपके अभयारण्य है, इसमें अधिकारियों से अनुमति के बाद ही आपको पालतू पशु पराने की छूट मिलती है। और ये जो अब राष्ट्रीय उद्यान, इसमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है। पारिस्थितिकी तंत्र समझिए, यानी यहाँ पे आपको जंगल भी मिलेगा, तालाब भी मिलेंगे, सब तरह का यानी एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखने को मिलता है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। फिर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशिष्ट प्राणी की जाति के संरक्षण के लिए की जाती है, यानी कोई जैसे बाघ परियोजना है तो बाघों के संरक्षण के लिए की जाएगी, बराबर। पालतू, यहाँ पे जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पालतू प्राणियों के चराने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। अब उदाहरण भी याद रखिएगा, पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुर नायर ये प्रसिद्ध अभयारण्य है, जबकि काजीरंगा, कॉर्बेट, बेलावदर, दरियाई राष्ट्रीय उद्यान, गिर का उद्यान, दची गांव उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अगला प्रश्न है, वृष्टि जल संचयन की जानकारी दीजिए, यानी जो बरसात का पानी है उसको किस तरह से संचय करना है ताकि हमारे उपयोग में आए भविष्य में, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वृष्टि जल को रोककर इकट्ठा करके विशेष पद्धतियों जैसे कि कुआं, बांध, खेत, तलावड़ी आदि के निर्माण का समावेश होता है। इन माध्यमों से जल संचयन होता है तथा भूमिगत जल स्तर ऊंचा आता है।
यानी जो पानी होता है सीधा समुद्र या नदी में जाने के बदले जमीन में नीचे उतरता है, तो भूमिगत जल की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो वृष्टि जल के संचयन के मुख्य उद्देश्य है भूमि जल को इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ाना तथा भूगर्भ जल स्तरों की वृद्धि करना और स्थल मार्गों पर जल भरने से रोकना। देखिए, अगर पानी है उसको आप तालाब में या डैम में रोकेंगे तो क्या होगा कि वो पानी बर्बाद नहीं होगा, आपके जो रास्ते हैं, खेत है, वो सुरक्षित रहेंगे। और इसके कारण भू स्तर पर जमीन पर जो पानी बहता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। गर्मी में तथा लंबे शुष्क समयांतर में पानी की घरेलू आवश्यकता पूरी करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना एक जल संरक्षण का एक उद्देश्य है। बड़े शहरों में बहुमंजिला आवासों के बीच बरसात के पानी का संग्रह हो, उसके लिए भूगर्भ टांकियों तथा बरसाती पानी जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी उद्भव होने के कारणों की चर्चा कीजिए। गरीबी के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र में मिलने वाली आय की कमी। तो आज भी हमारे देश में तकरीबन 60% लोग जो है खेती पर आधारित है। हमारी खेती किस पर आधारित है? सिंचाई पर। लेकिन सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण खेती में जो उत्पादन होता है कम होता है। कृषि सिवाय के समय में वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव है। बरोबर, इस तरह की बेरोजगारी को कहते हैं हम ऋतुगत बेरोजगारी या मौसमी। तो क्या होता है कि दोस्तों, जो खेती का मौसम होता है उस समय किसान खेती करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है, जैसे किसान ने जमीन जोती, उसने बीज बोया, सिंचाई कर दी, फिर फसल अपने आप बढ़ती है। तो उस समय दरमियान मीन वाइल जो किसान है उसके पास कोई वक्त नहीं रहता, उसका समय बर्बाद होता है। तो उसे हम कहते हैं ऋतुगत बेरोजगारी। ऐसे में उसके लिए अगर कोई रोजगार की व्यवस्था की जाए तो निस्संदेह किसान का जो जीवन है काफी सुखी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारों का आवश्यक ज्ञान, शिक्षण, कौशल के प्रशिक्षण का अभाव। देखिए, भारत, अन्य देशों का कहना है कि भारत में जो शिक्षा है, जिन्हें आप सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग कहते हैं, वो दे आर नॉट वेल ट्रेंड। उनको जो कौशल्य बरोबर पूरी ढंग से विकसित नहीं हुआ है, उन्हें सही प्रशिक्षण नहीं मिला है। हमारे देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो चार दीवारी में चलाई जाती है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं कराए जाते हैं। तो आपको जो कुशल जो कारीगर चाहिए, कुशल जो लोग चाहिए, वो मिलते नहीं है। इसके कारण क्या होता है, उनको रोजगार आसानी से मिलता नहीं है। हम लोग दोस्तों हम भूल जाते हैं कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य डिग्री लेना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कौशल को सीखना। आप जो सीख रहे हैं उसको सही ढंग से सीखना, जीवन में उतारना, तो ही वो शिक्षा है, वरना अन्यथा आपके लिए बोझ बन जाएगी। ये चीज हम भूल जाते हैं। दूसरा है जाति प्रथा, रूढ़ियों, परंपराओं के कारण, रीति रिवाजों के उपरांत अति खर्च के कारण कर्ज में डूब जाते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में जो शादी विवाह है, इसमें लोग काफी खर्चा कर देते हैं अपनी औकात के बाहर, और वो कर्ज लेकर के साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज कराते हैं, उससे कारण लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो दकियानुसी परंपराएं हैं ये व्यक्ति का पतन कर देती है। तो ऐसे जो रीति रिवाज है उसके कारण भी हमारा एक समाज का एक तबका है वो काफी गरीब है। निरक्षरता की अधिक होने से शोषण और अन्याय का सामना करना पड़ता है गरीबों को। देखिए, जो निरक्षर होता है उसका लोग जो शोषण करते हैं, जैसे कोई बेचारा मजदूर है वो अनपढ़ है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका शोषण करता है, जिसके कारण क्या होता है, गरीबी बढ़ती है। और जो आज व्यक्ति अशिक्षित होगा तो ये नहीं जान पाता कि सरकार से उसके वो क्या क्या उसके लिए सरकार कर रही है और वो सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकता है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में मानवीय आवश्यकता उनके आर्थिक हितों की विपक्षा हुई है। ये भी अगला पहलू है। व्यापारिक फसलों को उत्पादन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, अनाज, दलहन आदि की कमी सर्जित हुई और भाव बढ़े, जिससे दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से गरीबी सर्जित हुई। ये वाक्य को समझिए। तो देखिए, एक कहा जाता है नकदी फसल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी ऐसी फसल जिसकी बाजार में ज्यादा डिमांड हो, जिसको बेच करके आपको तुरंत लाभ मिलता हो, वो भी ज्यादा। जैसे गन्ना है, तंबाकू है, कपास है। तो किसानों ने ये उगाना शुरू किया। तो किसान जब ऐसी नकदी फसल उगाएगा तो गेहूं, चावल, दाल जैसी जो मूलभूत चीजें उनकी खेती कम होगी, उनका प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, भाव बढ़ेगा। भाव बढ़ेगा तो जो गरीबी भी बढ़ेगी।
ये सीधा साधा सा लिंक है, समझिएगा आप लोग। आर्थिक सुधारों के अमल होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर और लघु उद्योग को नुकसान हुआ, स्थलांतर बढ़ा और कृषि की आय घटी। तो देखिए, जो आर्थिक सुधार लाएंगे उसके कारण क्या हुआ कि गांव के जो ध्यान नहीं दिया गया, छोटे मोटे उद्योग थे टूट गए, लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर करना पड़ा, और जो खेती की आय थी वो भी घट गई। सबसे बड़ा मुख्य कारण है जनसंख्या दर, जनसंख्या वृद्धि। ये सारी समस्याओं का जड़ है, जिसके बारे में कोई सरकार या कोई बात व्यक्ति चर्चा नहीं करता। ये दुख की बात है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सारी समस्याएं खड़ी होती है। जनसंख्या इतनी ढंग से बढ़ रही है, उस ढंग से आप रोजगार और दूसरी चीजें उपलब्ध नहीं करा सकते। तो जनसंख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटा है, औसत आय बढ़ी है, श्रम की मांग से पूर्ति अधिक होने से बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, ये समझिए, मांग और पूर्ति के बीच का रिलेशन समझिए। जितनी मांग है उससे ज्यादा पूर्ति है, यानी जहां 2 कारीगर की जरूरत है वहां पे कितने कारीगर उपलब्ध है? 5, यानी 3 तो बेरोजगार रहेंगे। इस तरह की समस्या है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए हैं, परंपरागत व्यवसाय कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और बेकारी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो नई टेक्नोलॉजी को जो दूसरे गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं उसको अपना नहीं पाते। उसका कई कारण होते हैं, जैसे आर्थिक कारण भी होता है। तो इसी कारण क्या होता है? बेकारी बढ़ती है, गरीब कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने हैं, स्वास्थ्य विषयक खर्च बढ़ा है, और आय स्थिर नहीं है। चिकित्सा और स्वास्थ्य का खर्च भी बढ़ा है, ये उसका कारण है। अगला प्रश्न है, विश्व श्रम बाजार पर टिप्पणी लिखिए। तो विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं, यानी भारत देश के जो श्रमिक अन्य देश में आएंगे जाएंगे, अन्य देश के श्रमिक भारत में आएंगे, इस तरह का आदान प्रदान होता है। इसे विश्व श्रम बाजार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को एक देश में से होने वाला स्थानांतरण रोजगारी के लिए, व्यापार उद्योग के लिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे हमारे देश में से बहुत से स्टूडेंट से हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं। उच्च टेक्निकल ज्ञान और उच्च शिक्षण की प्राप्ति के लिए विदेश में जाना ध्यान आकर्षक ढंग से बढ़ा है। तो देखिए, हमारे आपने देखे होंगे जगह जगह पे लोगों, हमारे भारत देश के जो युवा है उसका एकमात्र सपना है कि यानी आई हैव टू गो अब्रॉड। वो अब्रॉड जाना चाहता है, हर भारतीय जुवान जो है वो अमेरिका जाना चाहता है, वो कनाडा जाना चाहता है। ये श्रम बाजार के चलते ये सब हुआ है। अधिक शिक्षण, ज्ञान और कुशलता प्राप्ति के लिए अधिक सुविधा, अधिक आय और अच्छी नौकरी की खोज में वृद्धि धन का बहिर्गमन, बुद्धि धन का, बुद्धि लिखना चाहिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। क्या होता है दोस्तों कि भारत देश में जो नॉलेज की, टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे मैं आपने नाम सुना होगा आईआईएम, आईआईटी, यहाँ से जो भारत की संस्था में से जो युवा निकलते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि उनको एक बड़ा अच्छी ज्यादा से ज्यादा नौकरी, ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, तो उसके चलते वो कहाँ चले जाते हैं? अन्य देशों में। इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी हमारे देश का जो क्रीम वाला जो हिस्सा है, जो ज्ञानी लोग भारत देश में रहने चाहिए वो अन्य चले जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि नासा में 36% इंडियन है, बहुत बड़ी संख्या है ये। बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति और तालीम प्राप्त, कुशलता और सुसज्ज नागरिकों का अन्य देशों में स्थानांतरण होना या स्थायी हो जाने के कारण हमारे देश में वृद्धि, प्रतिभाशाली, टेक्निकल ज्ञान से संपन्न वैज्ञानिक मानस वाले प्रतिभाओं की कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे देश में जो वेल एजुकेटेड है, बहुत ही लर्नेड लोग हैं, वो अन्य देशों में चले जा रहे हैं, अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में। तो इसी कारण क्या हो गया, हमारे देश में जो कौशल्य की कमी होती है, हमारे देश में टेक्निकल ज्ञान जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। हालांकि विदेशों में गए हुए श्रमिकों में माध्यम से विदेशी मुद्रा के रूप में, आय के रूप में अधिक से अधिक धन आता है। तो देखिए, हमारे देश में जो बाहर लोग जाते हैं उनका पेमेंट होता है डॉलर में, यूरो में, और वो विदेशी मुद्रा धन हमारे देश में आता है। हमारे देश के लिए समृद्धि की बात है। विदेशी कमाई अपने देश में आने से विदेशी मुद्रा या पूंजी की समस्या कुछ अंश तक कम होती है। वैश्वीकरण, उदारीकरण से उच्च ज्ञान प्राप्ति के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का निर्माण हुआ है।
तो वैश्वीकरण यानी ये चीज मैं आपको डिटेल बताऊंगा, खाली आप फिलहाल तो ये शब्द याद रखिए। वैश्वीकरण उदारीकरण से उच्च ज्ञान प्राप्ति की कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का निर्माण हुआ है, जहां अत्याधुनिक कुशल और जानकारी तकनीक, संदेशा व्यवहार टेक्नोलॉजी, जानकारी संचार टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की मांग बढ़ी है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये डेटा आपको दिया है, उसके आधार पे आपको प्रश्न लिखने हैं। ये आप देख रही है ध्यान से। प्रश्न है कि उच्चतम मानव विकास अंक में से प्रथम क्रमांक पर कौन से देश का है? तो सबसे पहला क्रमांक है नॉर्वे का। नॉर्वे सबसे अधिक उच्चतम मानव विकास वाला देश है। भारत का कौन सा देश मानव विकास के समूह में समाविष्ट होता है? तो भारत का मध्यम मानव विकास अंक वाले देशों के समूह में समावेश होता है। उच्च मानव विकास ह्यूमन डायक इंडेक्स कितना है? तो 0.700 से 0.798 है, याद रखिएगा। गुजरात में महिला समानता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है? ये अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर का। तो गुजरात में महिला समानता और सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं रखी गई हैं। गुजरात में कन्या शिक्षण और जागृति के लिए विद्यालय प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षण यथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके कारण क्या गुजरात में जो नामांकन है, जो बच्चियां हैं उनको लोग अब स्कूलों में भेजने लगे हैं। इसकी शुरुआत की थी हमारे जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षण रथ यात्रा की, जिसके कारण 100% नामांकन हुआ है। राज्य में 35% से कम साक्षरता वाले गांव शहरों में बसने वाले, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करते समय विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। ये कन्याओं को शिक्षण के प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। सरस्वती साधना योजना के तहत प्रतिवर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। जो गांव में इंटीरियर जगह रहती है उन कन्याओं को साइकिल दी जाती है ताकि वो थोड़ा दूरी पर भी स्कूल जा सके। फिर और लड़कियां यदि अब बाहर गांव जाए यानी कि अन्य स्थल पर जाती हैं तो उनको एसटी बस में मुफ्त सुविधा दी जाती है, उनको पास बना के दिया जाता है। किशोरियों को पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए सबला योजना, ये भी याद रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई है। गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण रखा है। इस तथा स्थानीय स्वराज की संस्था महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अभी आपके अहमदाबाद अभी हमारे गुजरात राज्य में जो स्थानीय चुनाव हुए नगर पालिका और महानगर पालिका, उसमें आपने देखा होगा कि जो पैनल बनती है 4 कैंडिडेट होते हैं, उसमें 2 मेल होते हैं 2 फीमेल, वो इसी तरह का है। श्रमजीवियों निराधार वृद्धों को अंतिम उम्र में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले, उनका भविष्य सुरक्षित बने, इसके लिए राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना अमल में रखी गई है। इसके पूरा निराधार विधवा महिलाओं को लाचारी वाला जीवन ना जीना पड़े, इसके लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वनिर्भर करने के लिए सखी मंडल द्वारा मिशन मंगलम योजना चालू की गई है। ये सब नाम आपको विशेष याद रखने दोस्तों, इनको मैं अंडरलाइन कर दे रहा, आप भी लिखिए जरा। बेटी बचाओ अभियान द्वारा लिंग भेद की समाप्ति हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्त्री सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान, ये जो प्रोग्राम चलाया गया है इसके कारण ये इसका लाभ हमको मिला है। 46 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को सविस्तार समझाइए। तो शास्त्रों में सबसे प्राचीन शास्त्र है खगोल शास्त्र। खगोल यानी अवकाश का अध्ययन करना। खगोल शास्त्र से जुड़े अनेक ग्रंथ भारत में लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित गहन अध्ययन करवाया जाता था। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पदार्थों से गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का विकास किया गया था। ग्रहों की स्थिति से बताया जाता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा। ग्रहों के फल से ज्योतिष फलित हुआ, ग्रहों को स्टडी करके, जिसके नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। याद देखिए, भारत ने जो पहला उपग्रह छोड़ा उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान गणित शास्त्री थे, इन्हें गणित का पिता भी कहा जाता है।
इन्होंने खगोल शास्त्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तथा उन्होंने ही बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का वास्तविक कारण है पृथ्वी की परछाई। बराबर। फिर ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ का नाम याद किया, इसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आपको किताब में पढ़ा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन ये गलत है। उसकी खोज की थी ब्रह्मगुप्त ने, उसे न्यूटन से तकरीबन 2000 साल पहले। अब ज्योतिष शास्त्र, तो ग्रहों के फल द्वारा ज्योतिष शास्त्र परित हुआ है। ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, तंत्र, होरा और संहिता। और इसको विभाजित करने वाले व्यक्ति थे वराह मिहिर। ये खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष शास्त्री, महान खगोल शास्त्री हो ज्योतिष शास्त्री थे। वराह मिहिर ने ग्रंथ लिखा बृहद संहिता, नाम याद रखिएगा। इस ग्रंथ में मानव के भविष्य पर होने वाले असर, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के वर्ग, विवाह का समय, तालाब, कुआं, बगीचों, खेतों में बुवाई आदि के शुभ मुहूर्तों की जानकारी दर्शाई गई। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पूर्वज ज्योतिष विद्या में इतने निपुण थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में हुए टेक्निकल सुधारों की जानकारी दीजिए। तो भारतीय कृषि में बीज, खाद और साधनों में कई तरह के टेक्निकल सुधार आए। जैसे पहले हल, रहट का उपयोग किया था। रहट जो होता था, इसका उपयोग होता था सिंचाई करने में। अब रहट की जगह क्या आ गया, सबमर्सिबल आ गया, मोनोब्लॉक पंप आ गया, सोलर पंप आ गया है, टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग होने लगा, फुहारा पद्धति का उपयोग होने लगा है। पहले हम प्राकृतिक खाद का उपयोग होता था, अब इसके बाद एनपीके, यूरिया जैसी खादों का उपयोग होने लगा है। सरकार द्वारा किसानों को रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों, किसान एसएमएस, एक टोल फ्री नंबर है, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसको किसान कॉल सेंटर का नंबर कहते हैं। सरकार की किसान वेब पोर्टल, एग्रीमार्ट जैसे मोबाइल ऐप द्वारा जानकारी दी जाती है। उनको टेक्निकल मार्गदर्शन दिया जाता है कि खेती किस प्रकार से करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधन और नई तकनीकी पर प्रचार प्रसार ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। ग्राम सेवक जो होते हैं, ये ग्रामीण लोगों को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देते हैं कि किस तरह से खेती करनी है, किस तरह से साधनों का उपयोग करना है। सरकार ने प्रत्येक जिले के मुख्यालय केंद्रों पर किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, जो किसानों को ट्रेन करती है। प्रत्येक जिला में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद, नवसारी में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो कृषि क्षेत्र में नए संशोधन करती है। कृषि क्षेत्रों में संशोधन करने वाली संस्थाओं को याद रखिएगा, इकार और डेयर, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखिएगा। देखिए, भारत में ऋतुओं के संदर्भ में कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है देखिए। पहला है खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। वर्षा ऋतु में जो फसल ली जाती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल। ये जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक ली जाती है। इसमें क्या क्या याद रखिएगा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर, ये वो फसलें हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। रबी की फसल ठंडी की ऋतु में ली जाती है। इसका समय याद रखिए, अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक का होता है। इसमें आता है गेहूं, चना, जौ, सरसों, एरंडी, अलसी, ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है। जायद की फसल वो फसल होती है जो हम गर्मी में लेते हैं। इसमें फसल का समय होता है मार्च से लेकर के जून तक का। इसमें धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये सब इसके अंतर्गत आता है, गर्मी की फसल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ग्राहकों के कर्तव्य लिखो और सविस्तार समझाइए। तो देखिए, कोई हमें ठग ना ले, उसके लिए हमें भी जागृत रहना चाहिए। तो उसके लिए हमारी क्या ड्यूटी है, तो ग्राहक के जो कर्तव्य उसका निर्वाह हमको करना चाहिए। पहला नियम है, चीज वस्तु खरीदने का आग्रह रखना चाहिए, जो जरूरी हो वही चीज वस्तु खरीदने का आग्रह रखना चाहिए। ग्राहक को आईएसआई मार्का वाली, एग मार्क वाली, गुणवत्ता वाली चीजों को खरीदना चाहिए।
ग्राहक की खरीदी संबंध में निर्णय लेने से पहले वस्तु की सही पसंदगी करते समय वस्तु की सघन जानकारी तथा सेवा की जानकारी लेनी चाहिए। यदि ग्राहक समझदारी पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक दृष्टि और जवाबदारी पूर्वक वर्तन करता है तो ग्राहक आकर्षक विक्रय कला का भोग बनने से और शोषण से बचेगा। हमें जैसे फेयर एंड लवली में दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाओगे आप गोरे हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। मगर हम जो उनका एडवर्टीजमेंट है उसमें फंस जाते हैं। तो हमें हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। खरीदे हुए माल या सेवाओं का पक्का बिल लेना चाहिए। पक्का बिल, असली रसीद, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड जो भी मिलता है वो ले लेना चाहिए। ग्राहकों को अराजनीतिक और स्वैच्छिक स्तर पर ग्राहक सुरक्षा मंडलों की रचना करनी चाहिए। सरकारों की विभिन्न समितियों में ग्राहक संबंधी विषयों के लिए प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए। तो ऐसी मंडली होगी, आप यूनाइटेड होगे तो क्या होगा, तो आप अपने जो अधिकार उनका सही ढंग से उपयोग कर पाओगे। अगला है, ग्राहकों को अपनी शिकायत अवश्य करनी चाहिए। यदि ग्राहक को किसी भी प्रकार की चीटिंग हो, उसे लगे कि उसे ठगा गया है, तो उसे उस सरकार के उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समाज पर व्यापक रखने वाली शिकायतों के निवारण के लिए ग्राहक मंडल को विविध सेवाभावी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए। यदि ग्राहक के साथ अन्याय हो तो उसे अन्याय सहन नहीं करना है, बल्कि उसके खिलाफ लड़ना है। जो संस्था है उनको उसके बारे में अवगत करा के न्याय मांगना है। ग्राहक को वस्तु खरीदने से पहले वस्तु को देखकर निरीक्षण करके कीमत, पैकिंग, वजन, अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट वगैरह, दवा वगैरह लेते हो उसमें क्या एक्सपायरी डेट है, खाने की जो चीजें उन पे भी एक्सपायरी डेट होती है, वो हमें देखना चाहिए। नकली माल, बनावटी माल और वजन में कमी के संबंध में व्यापारी को तुरंत ध्यान दिलाना चाहिए। आवश्यक मात्रा में ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों, देखा देखी के कारण अनावश्यक गलत चीजें खरीदी करने से पहले हमें विचार करना चाहिए। कहीं नकली वस्तु या हल्की गुणवत्ता वाली वस्तु ना खरीदी जाए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जब आप खरीदी करने जाए उस समय वजन काटे, माप तोल के साधन निरीक्षकों द्वारा समय समय पर निरीक्षण करके सत्यापित किए गए हैं या नहीं, इसका भी जो माप तोल के साधन, इनको गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी से चेक करते हैं वो सत्यापित हैं या नहीं। साधन वर्ष प्रमाणित किए हुए हैं या नहीं। तोल माप अधिकारी, कानूनी माप विज्ञान नियामक, ग्राहक संबंधी स्थानीय कार्यालय संपर्क करके ध्यान दिलाना चाहिए। आवश्यक होने पर शिकायत भी करनी चाहिए। सत्य और प्रामाणिक साधनों की वस्तु खरीदने का आग्रह रखना चाहिए। अगला प्रश्न 50 नंबर का, प्राचीन भारत ने गणित शास्त्र में क्या प्रगति की उसकी जानकारी दीजिए। तो भारत ने गणित शास्त्र में महत्वपूर्ण खोजें की थी। भारत ने शून्य की खोज की, आर्यभट्ट ने की थी दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित, वैदिक गणित, ये सब चीजें भारत ने पूरे संसार को भेज दी है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। शून्य को संख्या के पीछे लगाकर अंकों को लिखने की जो खोज है उसकी खोज की थी ग्रसमद, याद रखिएगा, ग्रसमद नामक ऋषि ने इसकी खोज की थी। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने एक के पीछे 53 शून्य रखने वाली संख्याओं का भी नाम निर्धारित हम लोगों ने किया था। हड़प्पा मोहेंजोदड़ो के अवशेषों में माप वाले और तोलने के साधन हमको मिले जिसमें दशांश पद्धति दिखाई जाती है। फिर ईस्वी सन 1150 में भास्कराचार्य ने लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ लिखे। उसमें जोड़ घटाव के ऊपर संशोधन किया गया था। बोधायन का प्रमेय जो त्रिकोणमिति से आधारित है। आपस्तन ने सुलभ सूत्रों में विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध वेदियों का प्रमाण निश्चित कर सिद्धांत दिए। देखिए, जो यज्ञ की जो वेदी होती है उसको बनाने में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का उपयोग होता था। ये आपस्तंभ नामक जो गणित शास्त्री थे, बोधायन, आपस्तंभ, उन्होंने इसमें काफी संशोधन किए थे। आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम ग्रंथ में पाई की कीमत 22/7 या 3.14 होती है, उसका उल्लेख उसमें किया गया। और पाई है क्या, इसमें ये वृत्त का व्यास और त्रिज्या का अनुपात दिखाते जो है वो आपको पाई मिलता है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है के रूप में इसका परिचय दीजिए। आतंकवाद ऐसी समस्या है जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। यह कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित तथा जानबूझकर किए जाने वाला भयभीत हिंसात्मक कृत्य है। यह एक राजकीय रूप से प्रेरित हिंसा है।
इसका एकमात्र उद्देश्य वर्तमान शासन व्यवस्था को नष्ट कर देना या चुनौती देना होता है। यह जान लेने या बल प्रयोग का एक हथियार है। अपनी मांग की पूर्ति करवाने के हेतु ये मानसिक तनाव बनाने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं। जो आतंकवादी होते हैं ये सरकार को झुकाने के लिए, अपनी मांग कर पूरी करने के लिए हत्या भी करने से भी हिचकते नहीं है। नागरिक निश्चित लोगों का समुदाय अथवा सैनिकों, सरकार, राज्य सरकार आदि इनका लक्ष्य होते हैं। जैसे उदाहरण कश्मीर में क्या था, ये कश्मीर में जो आतंकवाद था वो हिंदुओं के खिलाफ था। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर समुदाय या निश्चित लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। ये हमेशा के लिए गैर कानूनी, अमानवीय तथा लोकतंत्र का विरोधी होते हैं आतंकवादी। इनका जो कृत्य है विकास को समाप्त करने वाला होता है, क्योंकि जो उद्योग है, जो विकास के जो भी कार्य है उसमें बाधा डालते हैं। वे मानव अधिकारों को नहीं मानते क्योंकि वो खुद मानव नहीं होते, क्यों मानेंगे। ये भाईचारे के बदले दुश्मनावट में अधिक विश्वास रखते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ है। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। अब देखिए मैंने ये जस्ट द बिगिनिंग। मैं सभी विषयों के पेपर आप लोगों को सॉल्व करूंगा, पर आपको भी ये जो पेपर है इसको पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आपके बहुत से मित्र होंगे जिनको इस तरह के चैनल के बारे में आइडिया नहीं है, उनको इसके बारे में अवश्य बताइएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में इस तरह की चीजें जो आपको खास मात्र बोधी ट्री पे ही मिलेगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।